हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फिर से यूट्यूब चैनल MLSU एग्ज़ाम पर। आज हम MLSU BA सेकंड सेमेस्टर जिसमें हिस्ट्री का सेकंड यूनिट पूरा करेंगे। ये थर्ड यूनिट गलत है, यहाँ सेकंड यूनिट होगा। सेकंड यूनिट को पूरा सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ पूरा करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट को पूरा कर लिया है, तो चलो इसका सबसे पहले सारांश पढ़ेंगे, इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इसी में से प्रश्न बन जाएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, मतलब कि दिल्ली में सल्तनत की स्थापना किस प्रकार हुई। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो भारत में तुर्की शासन की नींव रखने वाला प्रथम शासक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद स्वतंत्र शासक बना था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का पुत्र था। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1206 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम याद रखना। दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था इसने। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब और कुतुब नाम याद रख लेना। उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया। इसे किसकी उपाधि प्राप्त थी, तो लाख और बख्श कुतुबुद्दीन को। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी। एक खेल होता है चौगान जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में पढ़ते हैं इल्तुतमिश, जो दिल्ली, ये दो महत्वपूर्ण शासक है जो दिल्ली के थे। तो इनको दोनों को पढ़ना है। जैसे कि इल्तुतमिश था तो दिल्ली सल्तनत को वास्तविक रूप से मजबूत करने वाला शासक था कौन, इल्तुतमिश। इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्ता संभाली गई। दिल्ली को सल्तनत की प्रमुख राजधानी बनाया। दिल्ली को इसने राजधानी बनाया था। तो प्रश्न आ सकता है कि दिल्ली को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया, तो इल्तुतमिश के बारे में याद रखना, जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, नागदा को नष्ट कर दिया, इकता व्यवस्था को व्यवस्थित किया। इनके समय एक इकता व्यवस्था थी। चांदी चांदी का टंका और तांबे का जितल चलाया इसने। मंगोल खतरे से सल्तनत की रक्षा की थी इनने। चहलगानी तुर्कायन चहलगानी का संगठन किया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त की। इस बारे में थोड़ा सा बहुत याद रखना, मतलब कि इल्तुतमिश था जो दिल्ली का मुख्य शासक था, उसने दिल्ली का निर्माण करवाया, मतलब दिल्ली में मुख्य शासक था। इसको इल्तुतमिश ने ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यूनिट 2 का दिल्ली सल्तनत एवं क्षेत्रीय साम्राज्य सबसे पहले पढ़ते, जैसे कि रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की योग्य पुत्री थी। तो हमने अब तक जो पढ़े थे वो पूरे भारत के इतिहास में भी पढ़ा है हमने। जो महत्वपूर्ण शासक होते थे वो पुरुष होते थे, लेकिन दिल्ली का एक ऐसे शासक थी जो महिला थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। बहुत बड़ी शासक थी, ये भी बहुत खतरनाक शासक थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और प्रमुख महिला शासक थी। इससे पहले कोई महिला ने शासन नहीं किया, बल्कि यह एक बहुत बड़ी शासक थी, इसमें महिला शासक थी। तो पूछा जा सकता है कि दिल्ली की कौन सी महिला शासक थी, तो रजिया सुल्तान का नाम याद रखना, जिसका नाम था। 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। तुर्क अमीरों के विरोध का सामना किया। प्रशासन में योग्यता के आधार पर लोगों को महत्व दिया। अंततः विरोधियों से संघर्ष में पराजित हुई, मतलब ये लड़ती हुई पराजित हो गई थी। इसके बाद में है बलबन, जो मुख्य शासक है। दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में वर्णन मिलता है कि बलबन के बारे में वर्णन कीजिए। तो दिल्ली का सल्तनत का शक्तिशाली शासक था। रक्त और लौह की नीति अपनाई इसने। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त और लौह की नीति के बारे में वर्णन कीजिए। बलबन राज्य सत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। अमीरों की शक्तियों पर नियंत्रण किया। मेवातियों और डाकुओं का दमन किया। इसके समय प्रशासन व्यवस्था बहुत ही बड़ी थी और बहुत खतरनाक थी। मंगोलों से सल्तनत की रक्षा की थी इसने। दरबार में सिजदा और पेबोस जैसी परंपराओं को बढ़ावा दिया। इसको आगे बढ़ेंगे किस प्रकार किया था, जैसे कि केंद्रीकृत शासन को मजबूत किया इसने, बलबन ने। तो इसको याद रखना बलबन के बारे में। इसके बाद में पढ़ते हैं सेकंड नंबर में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी जो विजय प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार के बारे में जाने जाते हैं। तो प्रमुख विजय किस किस प्रकार की थी इसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जैसे कि उत्तर भारत में गुजरात जीता, रणथंबोर पर आक्रमण किया, चित्तौड़ पर कई बार आक्रमण किए थे, मालवा पर आक्रमण किया, जो चित्तौड़ पर आक्रमण जो पद्मिनी के कारण हुए थे।
दक्षिण भारत में देवगिरी पर किया, वारंगल पर किया, द्वार समुद्र पर किया, मदुरै पर किया। इसके बाद में इसने दक्षिण के अभियानों में मलिक काफूर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें जो इसके साथ था मलिक काफूर। प्रशासनिक सुधार क्या क्या थे इसके अंदर, तो केंद्रीय शासन को मजबूत किया था इसने। दिल्ली में अमीरों पर नियंत्रण किया, मतलब अमीरों पर नियंत्रण किया था, उन पर लगाम कसी, गुप्तचर व्यवस्था की मजबूत की, शराब एवं नशीले पदार्थों पर नियंत्रण किया। इसने शराब को बंद कर दिया था लगभग। विद्रोह रोकने के लिए कठोर नीतियाँ अपनाता था यह। भूमि राजस्व में वृद्धि की। अब आर्थिक एवं बाजार किस प्रकार का था इसके समय, तो अलाउद्दीन की सबसे प्रसिद्ध नीति थी बाजार नियंत्रण की व्यवस्था। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि शायद इससे पहले किसी राजा के समय नहीं थी। तो वह वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए थे, मतलब कि उसका शासन व्यवस्था ऐसी थी कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही वस्तु देगा, तो यदि यह बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गई तो वह उस व्यक्ति का मांस निकालकर 200 ग्राम जितना उसने कम दिया वह तोल के दे देता था। कितनी खतरनाक व्यवस्था थी इसके समय। तो अनाज के दाम नियंत्रित किए थे, किस प्रकार कितने भाव में अनाज मिलेंगे, व्यापारियों का पंजीकरण करवाया था, बाजारों की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त किए, मतलब कि किस प्रकार बाजार में कोई लालच नहीं कर रहा है या कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा, इसलिए उसने अधिकारी नियुक्त किए थे। जमाखोरी और काला बाजारी पर नियंत्रण किया। हमने पढ़ा है कि 800 ग्राम तोलने पर उसका मांस तोल देता था। सेना को कम वेतन में बनाए रखने में मदद मिली। इस प्रकार इसकी बाजार व्यवस्था बहुत ही सुव्यवस्थित थी और बड़ी खतरनाक थी। तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एवं फिरोज शाह तुगलक। ये कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान और महत्वाकांक्षी शासक था, लेकिन इसकी कई योजनाएं व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण असफल हुई। किस प्रकार असफल हुई, प्रमुख योजनाएं क्या क्या थी, राजधानी परिवर्तन। सबसे पहले इसने राजधानी को परिवर्तन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास किया। इसने दिल्ली से दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरित करने का प्रयास सबसे पहले किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा, तांबे की मुद्रा चलाने का प्रयास किया। नकली सिक्कों की समस्याओं के कारण योजना असफल हो गई, मतलब कि इसने तांबे के मुद्रा चलाई पर कुछ लोगों ने इसी प्रकार की नकली सिक्के चला दिए, जिससे इसकी शासन व्यवस्था में कारण योजना असफल हो गई। दो आब में कर, कृषि क्षेत्र में कर बढ़ा दिया इसने। किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मतलब कुछ समय में इसने कृषि पर इतना कर लगा दिया कि किसानों को इतनी कठिनाइयाँ आई कर्ज को चुकाने में, वृद्धि को चुकाने में। खुरासान अभियान, इसने कई तरह के अभियान किए थे, तो विशाल सेना तैयार की इसने। अभियान वास्तविक रूप से सफल नहीं हुआ, तो मूल्यवान यह बुद्धिमान एवं दूरदर्शी विचारों वाला शासक तो था, लेकिन असफल रहता था हमेशा। इसके बाद में लेकिन योजनाओं के गलत क्रियान्वयन के कारण अनेक योजनाएं असफल रही इसकी। तो इसके बारे में याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक किस प्रकार की शासक नीति था। और फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण एवं कल्याणकारी शासक पर जोर दिया। शांति एवं कल्याण पर प्रमुख कार्य क्या क्या थे फिरोज शाह तुगलक के, तो नहरों का निर्माण करवाया इसने, सिंचाई व्यवस्था का विकास करवाया, कृषि को प्रोत्साहन दिया, अनेक नगरों की स्थापना की, सराय एवं सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाया, शिक्षा एवं चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया, गरीबों की सहायता के लिए संस्थाएं खोली, जजिया कर को कठोरता से लागू किया। मतलब जजिया कर होता था जो किसानों या सैनिकों से लिया जाता था, उस समय मुगलों द्वारा जजिया कर लगाया जाता था, जो अपने सैनिकों पर ही लगाया जाता था। सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जजिया कर क्या था, तो मुगल सम्राट द्वारा सैनिकों पर लगाया कर। इस प्रकार प्रमुख नगर कौन कौन से थे उस समय, तो इसने नगरों की स्थापना की, फिरोजाबाद की स्थापना की, हिसार की स्थापना की, जौनपुर आदि को प्रमुख नगर इसके अंडर में थे। इसके बाद में पढ़ते हैं प्रश्न पॉइंट नंबर 4। सल्तनत प्रशासन किस प्रकार का था, तो सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्व का सिद्धांत एवं एकता प्रणाली। ये एकता प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है। तो राजस्व का सिद्धांत क्या था, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान सर्वोच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता था। दिल्ली का सल्तनत था, जो सुल्तान था वो सर्वोच्च प्रशासनिक सत्ता का आदमी था। मुख्य विशेषता, सुल्तान का शासक केंद्र, सेना पर नियंत्रण,
प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना जो सुल्तान का काम होता था। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना, न्याय व्यवस्था पर अधिकार करना, ध्यान देना, राजस्व संग्रह की व्यवस्था को बनाए रखना, धार्मिक वर्ग का प्रभाव। इस प्रकार बलबन का राजस्व सिद्धांत क्या था, जो हमने ऊपर पढ़ा है। तो बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा और शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया। उसके अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसके अनुसार सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है। बलबन का राजस्व सिद्धांत के अनुसार राजस्व सत्ता की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। सुल्तान के प्रति पूर्ण सम्मान होना चाहिए। इस प्रकार का बलबन का राजनीतिक सिद्धांत था। एकता प्रणाली क्या थी, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप सही तरीके से देख लेना। एकता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था थी। एक प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था थी। एकता व्यवस्था क्या थी, राज्य अधिकारियों को एकता प्रदान की जाती थी। राज्य के अधिकारी होते थे, उसे एकता प्रदान की जाती थी। एकतादार राजस्व एकत्र करता था। एकतादार मतलब कि राजस्व एकत्र करता था, बदले में वह प्रशासन और सैनिक व्यवस्था संभालता था। मतलब कि एक व्यक्ति होता था जो राजस्व व्यवस्था एकत्रित करता और प्रशासन और सैनिकों की व्यवस्था संभालता था, उसे ही एकता प्रणाली कहते थे। उससे फिर बाद में उसके बदले पैसे दिए जाते थे। एकता सामान्यतः निजी संपत्ति नहीं थी, वह निजी संपत्ति नहीं थी, बल्कि वो राज्य की संपत्ति थी। सुल्तान आवश्यकता के अनुसार एकतादार का स्थानांतरण कर सकता था। मतलब कि एक सामंत होता था, उसे ही एकता कहा जाता था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। इल्तुतमिश था उस समय जिसने एकता व्यवस्था को बहुत व्यवस्थित किया था। इल्तुतमिश का राज बहुत अच्छा है। इसके बाद में शुरू करते हैं 5 नंबर, सल्तनत काल का समाज एवं अर्थव्यवस्था। उस समय का समाज एवं अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, तो समाज था सल्तनत काल में समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। तो प्रमुख वर्ग कौन से थे, तो सुल्तान, अमीर एवं कुलीन वर्ग, सैनिक, उलेमा, व्यापारी अलग होते थे, कारीगर अलग होते थे, किसान अलग होते थे, मजदूर अलग होते थे। महिलाओं की स्थिति क्या थी उस समय, तो सामान्यतः सामाजिक प्रतिबंध अधिक थे महिलाओं पर। उच्च वर्ग की कुछ महिलाओं को शिक्षा और राजनीतिक प्रभाव का अवसर मिलता था। जैसे कि आपने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा है, वह दिल्ली की सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। जो अमीर होती थी उसकी महिलाओं की इज्जत होती थी। इसके बाद में अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो कृषि, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि थी। गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, कपास आदि की खेती होती थी। भूमि राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। आय का मुख्य स्रोत था। किसान खेती करते थे और सामंत उससे कर लेते थे और भूमि राजस्व को राज्य देते थे, राज्यों को कर देते थे। इस प्रकार राजा अपना प्रशासन चलाता था। व्यापार क्या था, तो आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का विकास हुआ। उस समय विदेशों से भी व्यापार होने लगा। जैसे कि घोड़े, कपड़े, मसाले, धातु आदि का व्यापार एक देश से दूसरे देश में होने लगा। दिल्ली के लाहौर, सुल्तान आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। दिल्ली में लाहौर और मुल्तान जो आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। इसके बाद में देखते हैं शिल्प और उद्योग किस प्रकार के थे। जैसे कि कपड़ा उद्योग, धातु कार्य, कागज निर्माण होता था, हथियार निर्माण होते थे, भवन निर्माण होते थे, हस्तशिल्प होते थे। शिल्प मतलब कि हाथों से किया गया काम, हस्तशिल्प जो हाथों से होता है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 6, क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय। तो दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के साथ विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र शक्तियों का उदय हुआ। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत जो कमजोर हो गई थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई थी तो विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र शक्तियों का उदय होना भी स्वाभाविक सी बात है। तो विजयनगर साम्राज्य का उदय, तो स्थापना कब हुई थी विजयनगर की, 1336 ईस्वी में। याद रखना। संस्थापक कौन थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों का नाम याद रखना, 1 नंबर में पूछा जाता है। दक्षिण भारत में शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। राजधानी क्या थी, विजयनगर की हम्पी, विजयनगर की हम्पी राजधानी थी। कृष्णदेव राय इसके महान शासकों में से एक था। जो कृष्णदेव राय, इसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि, व्यापार और कला और स्थापत्य का विकास हुआ। दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विजयनगर ने। इसके बाद जैसे कि बहमनी साम्राज्य की भी मुगल साम्राज्य के बाद में दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के बाद में स्थापना हुई। इसकी स्थापना 1347 में, विजयनगर की 1336, याद रखना। संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह। दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र की महत्वपूर्ण मुस्लिम सल्तनत। प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा, बाद में राजधानी थी बिदर। विजयनगर से लगातार संघर्ष रहा, इन दोनों की हमेशा लड़ाई रहती थी। दक्कन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका। तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा विजयनगर के बारे में ध्यान रखना है। इसके बारे में सबसे कम पूछा जाता है और विजयनगर के बारे में सबसे ज़्यादा। तो चलो प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न कोश किस प्रकार है।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम वंश का सेनापति था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी था, उसका गुलाम वंश का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रश्न आ सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका सेनापति था? तो मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में उसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और गुलाम वंश की नींव रखी। तो गोरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसने अपनी इस मुगल गुलाम वंश की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो प्रश्न आ सकता है वह अपनी उदारता के कारण लाख बख्श लाया, उसने कुतुब मीनार और कुबल उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण को प्रारंभ करवाया था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, इल्तुतमिश की प्रमुख उपलब्धियों लिखी है। तो दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया था इल्तुतमिश ने, दिल्ली को प्रमुख राजधानी बनाया, इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। इल्तुतमिश के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चांदी को टंका एवं तांबे का जितल जलाया, मंगोलिया के खतरे से सल्तनत की रक्षा की, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, खलीफा से मान्यता प्राप्त की। इस प्रकार के इल्तुतमिश के कार्य थे। अब अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख विजयों के नाम लिखिए। किस पर जगह पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विजय प्राप्त की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में रणथंभौर में चित्तौड़ और मालवा पर विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन दक्षिण में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै तक अभियान किया। दक्षिणी अभियान में मलिक काफूर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको चित्तौड़ और रणथंभौर के बारे में तो पता होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल लिख देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, रजिया सुल्तान कौन थी? ये सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की योग्य पुत्री थी। वह 1236 से 1240 तक दिल्ली की शासिका रही थी। वह दिल्ली सल्तनत की पहली प्रमुख महिला शासक थी। उसने योग्यता के आधार पर प्रशासन चलाने की प्रयास किया, लेकिन तुर्क अमीरों के विरोध के कारण उसका शासन समाप्त हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4, बलबन की रक्त और लोन नीति क्या थी? ये प्रश्न पूछा जाता है हर बार। तो बलबन ने विद्रोहियों, डाकुओं और विरोधी शक्तियों के दमन के लिए कठोर नीति अपनाई थी। मतलब कि जो डाकू होते थे, विद्रोही लोग होते थे, उनको लिए रक्त और लो की नीति, लो यानी लोह, लुई यानी ब्लड, इसको ऐसे याद रख लेना, रक्त और लो अपनाई, जिसे रक्त और लोह की नीति कहा गया। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था स्थापित करना और सुल्तान को शक्ति मजबूत करना। मतलब कि जो विद्रोही लोग होते थे, डाकू होते थे, उसका रक्त निकाल देते थे। इस प्रकार याद रख ले सकते हैं आप। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी? ये प्रश्न भी रिपीट होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए, अनाज के दाम नियंत्रित किए, व्यापारियों को पंजीकरण करवाया, बाजारों की निगरानी के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण रखा गया। अब प्रश्न है 7 नंबर, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के उदय का वर्णन कीजिए। तो विजयनगर के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर होने के बाद दक्षिण भारत में स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इसमें विजयनगर बहमनी साम्राज्य प्रमुख था। विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। राजधानी थी हम्पी। शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर में शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कृष्णदेवराय महान शासक थे विजयनगर के। कृषि, व्यापार, कला एवं स्थापत्य कला का विकास हुआ। दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विजयनगर ने। तो बहमनी और दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, हमने पहले भी पढ़ा है गुलाम बरबीदर के बारे में। वो तो निष्कर्ष क्या निकला? सबसे पहले विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत की दो प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियाँ थी जो मुगल सल्तनत के कमजोरी के बाद उत्पन्न हुई, जिनके बीच लंबे समय तक राजनीतिक एवं सैन्य संघर्ष चलता रहा दिल्ली सल्तनत के बाद। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5, ये लास्ट प्रश्न है, ये स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे होगी। प्रश्न नंबर 5, सल्तनत प्रशासन ने राजस्व के सिद्धांत की एकता प्रणाली समझाई है। तो राजस्व का सिद्धांत क्या होता है? दिल्ली सल्तनत में सुल्तान सर्वोच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक सत्ता का अधिकारी होता है। सुल्तान सबसे ऊपर होता है। तो आपको ऐसे तो वैसे ही पता होगा राजस्व का। तो मुख्य विशेषताएं क्या थी? सुल्तान शासक का केंद्र था, सेना पर नियंत्रण रखता था, अधिकारियों की नियुक्ति भी यही करता था, न्याय व्यवस्था पर अधिकार देता, राजस्व संग्रह की व्यवस्था करता और धार्मिक वर्ग का प्रभाव। बलबन का राजस्व सिद्धांत, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया। सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। राजसत्ता की गरिमा पर जोर दिया। सुल्तान के प्रति पूर्ण सम्मान आवश्यक माना। इस प्रकार एकता प्रणाली, जैसे कि अधिकारियों की एकता प्रदान की जाती थी। जो अधिकारी लोग होते थे उन्हें पैसा दिया जाता था। इकतादार राजस्व एकत्र करता था, मतलब कि वह अलग अलग राज्यों से जाकर अपनी कर वसूली करता था। प्रशासन एवं सैनिक व्यवस्था संभालना का काम
जो राजस्व एकता प्राप्त करता था उसका था। एकता निजी संपत्ति नहीं थी। सुल्तान एकता तार का स्थानांतरण कर सकता था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकता था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। सुल्तान कौन था? सुल्तान होता था, उसके नीचे होता था एकता, उसके बाद होता था इक्तादार, और राजस्व संग्रह करता, प्रशासन एवं सैनिक व्यवस्था संभालता था, तो राज्य का आय प्राप्त करता। निष्कर्ष, राजस्व सिद्धांत ने सुल्तान की शक्ति को मजबूत किया और एकता प्रणाली ने प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया। इस प्रकार ये सेकंड यूनिट आपकी पूरी एक वीडियो में समाप्त हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें प्लीज़। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में।